हम अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी और उसका परिणाम देखा है कि युवा हमारे खिलने लगे हैं, खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। अब ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर के जगह मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम है, उनमें एक स्पोर्ट्स भी है। जीवन में संपूर्णता के लिए जीवन में खेलकूद होना, स्पोर्ट्स होना बहुत आवश्यक है। एक समय था जब खेलकूद की मुख्य धारा नहीं समझा जाता था। मां बाप भी बच्चों से कहते थे कि खेलते ही रहोगे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। अब देश में फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक जागरूकता आई है। इस बार ओलंपिक में भी हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। ये बदलाव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म लाने के जो अभियान चल रहा है, इस दशक में हमें उसे और तेज करना है और व्यापक करना है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक में हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इसके लिए देश के शासन प्रशासन को, पुलिस और न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। विश्व में नेशनल सिक्योरिटी का जितना महत्व है, वैसा ही महत्व एनवायरमेंट सिक्योरिटी को दिए जाने लगा है। भारत आज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक मुखर आवाज है। आज बायोडायवर्सिटी हो या लैंड न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या गोवर्धन से बायोगैस हो और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन
एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं। भारत ने वन क्षेत्र को या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या, बाघों की संख्या और एशियाटिक लायन सभी में वृद्धि हर देशवासी के लिए खुशी की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो। भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज G20 के जो देशों का समूह है, उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है। क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति, उसको
आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था, जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का निर्णय हो, राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत की संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। आज कोरोना के इस दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया। कोरोना के बाद भी पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। कोरोना के दौरान दुनिया ने भारत के प्रयासों को देखा भी है और सराहा भी है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से, बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। हम भारत अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा पाए, इसके लिए हमारी रक्षा तैयारों को भी उतना ही सदृढ़ रहना होगा। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने, भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मेहनती उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश की रक्षा में लगी हमारी सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के महान विचारक श्री अरबिंदो की जन्म जयंती भी है। साल 2022 में उनका 150वां जन्म जयंती का पर्व है। श्री अरबिंदो भारत के उज्जवल भविष्य के स्वप्न दृष्टा थे। वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जागृत करना होगा।
श्री अरबिंदो की ये बातें हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है। एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा। हमने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है। उस कालखंड में उसकी जरूरत भी रही है, लेकिन अब हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि बनाना है, सर्वोपरि रखना है। जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है, उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा, हर देशवासी को इसे ओन करना होगा। देश के जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है, तो हमारा कर्तव्य है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना। देश अगर डिजिटल लेन देन पर बल दे रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कम से कम कैश वाला ट्रांजैक्शन करना। देश ने लोकल फॉर वोकल का अभियान शुरू किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे। देश के प्लास्टिक मुक्त भारत की जो हमारी कल्पना है, हमारा कर्तव्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पूरी तरह हमें रोकना होगा। ये हमारे ही कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डालें, अपने समंदर के किनारों को स्वच्छ रखें। हमें स्वच्छ भारत मिशन को भी एक और नए मुकाम तक पहुंचाना है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें इस आयोजन से जुड़ना भी, उसके में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, संकल्पों को बार बार जगाते रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। अपने स्वाधीनता संग्राम को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे, जो भी अमृत की बूंद की तरह अवश्य पवित्र होगा। और कोटि कोटि भारतीयों के प्रयास से बना ये अमृत कुंभ आने वाले वर्षों के लिए प्रेरणा बनकर उत्साह जगाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा, आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। आज मैं जो संकल्प रूप में बोल रहा हूं, वो 25 साल के बाद जो भी ध्वजारोहण करते होंगे, वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे। देश सिद्धि के रूप में उसका गौरवगान करता होगा। जो आज देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। 21वीं सदी में
भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदले, मेरी यही कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं फिर एक बार बधाई देता हूं। और मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
Prime Minister Narendra Modi concluding his address to the nation. And there we see the release of hundreds of balloons in the colors of the national flag. And as the light blue of the sky welcomes the colors of our national flag, freedom and independence take symbolic forms, light, free from baggage, and moving up towards a higher, hopeful, and harmonious future. The balloons as if carrying with them the vision and aspirations of more than 1.3 billion Indians. हमारी आज़ादी का ऐतिहासिक पड़ाव और आकाश तिरंगों के रंगों से रंगा हुआ और इधर लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण और उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन, अभिवादन का आदान प्रदान। इस तरह के आयोजन और उनमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह के साथ पालन किया गया। आमंत्रित अतिथियों की संख्या, उनके बैठने की व्यवस्था, सब कुछ बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और अब सावन महीने की तेज धूप वाली सुबह, आकाश बिल्कुल साफ और धूप तेज है, सूर्य का प्रकाश अपने पूरे तेज के साथ। इस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय की है। आज यहां ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी मौजूद हैं। कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। No other land in the world harbors so many creeds since time immemorial. Today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. Celebrations like today bring for us possibilities to step out of our humdrum routines and touch this wondrous fusion of the mind, heart and spirit that embodies each and every Indian. Prime Minister Narendra Modi, on his way out, after delivering the address to the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं उनका रेखांकन किया, जो चुनौतियां हैं उनसे भारत ने किस तरीके से पार पाया है और कैसे आगे आने वाले समय में हमें चुनौतियों का डट कर सामना करना है, इसका उल्लेख किया। साथ ही ओलंपिक खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत का नाम रोशन किया, पदक जीता या नहीं जीता, लेकिन खेलों में भाग लिया, पूरे संकल्प के साथ प्रदर्शन किया, उनकी मुक्त कंठ से सराहना की है। और आज उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही गौरव का अवसर है, अविस्मरणीय मौका है जब उन्हें आमंत्रित किया गया देश के इस राष्ट्रीय पर्व का साक्षी बनने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव से ही इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि चाहे कोरोना वॉरियर्स हों या जो भी आमंत्रित अतिथि हैं उनसे मुलाकात की जाए और उसी प्रक्रिया में वो अभिवादन स्वीकार करते हुए वाहन से उतरकर समीप जाते हुए आमंत्रित खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के पास। Prime Minister Narendra Modi meeting the Olympians. In fact, India registered its best medal tally of 7 medals at the Olympics. And other than the medals, all our teams definitely performed to their best, performed well, and served today as a source of inspiration for these young people. These are 550 NCC cadets sitting with absolute discipline, maintaining corona discipline, smiles and happiness writ large on their faces. Prime Minister Narendra Modi walking in through the aisles.
these are memorable moments which are going to be etched in the memory of these young people, right? बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल नज़दीक जाते हुए उनके, लेकिन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन, बहुत उत्साह यहाँ एनसीसी कैडेट्स में लाल किले की प्राचीर के सामने। और माननीय प्रधानमंत्री कोई वो अवसर नहीं गंवाते जब वो यहाँ इन सब के नज़दीक पहुँचते हैं, और ये ऐतिहासिक अवसर उस पर अपनी खुशियों को साझा करते हुए उनके नज़दीक जाकर उनकी खुशियों में और इजाफा करते हुए। And I think not missing an opportunity to connect with the youth is wonderful, because these are the engines of our democracy in their own way, in their special way. Some recognized, some not really recognized, but all powering India towards the future. They need to be nourished with hope, with opportunities, and with positivity. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए आम जनता में कितना उत्साह है, ये स्पष्ट तौर पर उनके चेहरों से पढ़ा जा सकता है। सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करीब आना चाहते हैं और इस राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बने हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने शिरकत की, उनसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, उनका उत्साहवर्धन किया, और अब प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल यानी लाल किले की प्राचीर के सामने से। The Prime Minister now departing the venue. ओलंपिक खिलाड़ी, वो चेहरे, वो नाम जो अब सब जानते हैं, देश का गौरव हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले से। हर्ष का नव उत्कर्ष, आज़ादी के 74 वर्ष, आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक यादगार अवसर बनाते हुए देश के कोने कोने से भारतवासियों ने राष्ट्रगान में अपनी आवाज मिलाई है। राष्ट्र की भावनाएं राष्ट्रगान के माध्यम से, पूरा भारत एक आवाज, देश बने दुनिया का सरताज। जब भी हम भारतीय एकजुट हुए, जो हमारा था हमने वापस लिया, जो हम चाहते थे वो हमने पाकर दिखाया। हर दुश्मन को परास्त कराए, अंतरिक्ष को भी जीत कर आए। उसी तरह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब एक बार फिर एकजुट हुए। राष्ट्र के गौरव की खातिर हमने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी न किया था। एक साथ जुड़कर राष्ट्रगान गाकर हमने लोकतंत्र की शक्ति दुनिया को दिखाई। चलिए देखते हैं कैसे।